वेलकम टू एनटीटी डे 73। आज हम स्पेशल मेथड्स ऑफ टीचिंग का पेज नंबर 457 से 468 तक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो इसमें पेज 457 में जो शॉर्ट नोट नंबर 8 है वो है भारतीय स्कूल और डाल्टन प्रोसीजर या मेथड। ठीक है, डाल्टन प्रोसीजर को सफल बनाने के लिए जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, विषय विशेषज्ञ जिसे कहते हैं, पाठ्य पुस्तकों यानी जो सिलेबस होता है, बुक्स होते हैं, और बहुमूल्य उपकरणों यानी डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग एड्स जो कि पढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं से सुसज्जित प्रयोगशाला यानी उससे जो एकदम सजे सवरे लेबोरेटरीज और निर्दिष्ट पाठों की आवश्यकता होती है। यानी कि एकदम ऐसे सिलेबस जो कि ओनली एंड ओनली डाल्टन पद्धति से ही पढ़ाने के लिए जो डिजाइंड होते हैं उनकी जरूरत होती है। और हर सब्जेक्ट के लिए एक ऐसी लेबोरेटरी जिसमें अच्छे अच्छे जो अभी के मतलब जो न्यू इन्वेंटेड टीचिंग एड्स और जो भी सामान है वो उसमें होना चाहिए। भारत में क्योंकि हमारे यहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं कही जाती है, शुरू से ही आर्थिक कठिनाइयां हैं हमारे सामने, तो इन वजह से उक्त सभी शर्तों को पूरा नहीं किया जा सकता। हम यूजुअली अगर जब हम शिक्षा की बात करें तो हम यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल जैसे भी करके अपना कर लेते हैं, पर क्योंकि लार्ज स्केल पर यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में ही टीचिंग होती है तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि इतना ज्यादा हमारा जो शिक्षा का जो बजट होता है वो नहीं होता, इसलिए सभी स्कूलों में ये शिक्षा पद्धति जो रिक्वायरमेंट होती है उस शर्त को पूरा नहीं किया जा सकता। यही नहीं, हमारे देश में प्रचलित प्रणाली जो यहाँ पढ़ाने का जो टीचिंग मेथड है वह भी डाल्टन पद्धति को एक आंख नहीं दे सकते। मतलब उनको भी उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लग जा रहा था। यूजुअली आप टीचर से सुने होंगे किस तरह से हम सबको प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाएं, कैसे हम खेल खेल में पढ़ाएं, लाइक दैट। ओके, कहने का तात्पर्य यह है कि हम डाल्टन पद्धति का प्रयोग अपने स्कूलों में मौलिक रूप से यानी पूरी तरह से हम लागू नहीं कर सकते, पर हाँ इस पद्धति के अंतर्गत कुछ परिवर्तन करके, जैसे जो उनकी रिक्वायरमेंट है एकदम सेम टू सेम तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसमें कुछ परिवर्तन करके, कुछ चेंजेस करके उसे आंशिक रूप से यानी थोड़े पैमाने पर, यानी जैसे 4-5 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा लिए या एक सब्जेक्ट में कुछ एक लेसन उससे पढ़ा लिए तो कुछ आंशिक रूप में ग्रहण किया जाए तो भी हम इसके गुणों से लाभान्वित हो सकते हैं। यानी कि जो प्रैक्टिकल मेथड, प्ले वे मेथड, प्रोजेक्ट मेथड है उसको सब्जेक्ट्स के कुछ कुछ टॉपिक पर या कुछ सब्जेक्ट्स में को लेकर अगर हम चले तो जो भी इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं उसे हम अपना सकते हैं। कुछ परिवर्तन क्या कर सकते हैं हम? पहला है प्रातः काल शिक्षण यानी मॉर्निंग एजुकेशन जो होती है, और साइकिल यहाँ पे वो वाली साइकिल नहीं है, यहाँ पर मॉर्निंग स्कूल साइकिल को ग्रहण करना चाहिए। यानी सुबह में ही डाल्टन पद्धति ये मानती है कि मॉर्निंग आवर ही बच्चों की टीचिंग जो है जो है लर्निंग है वो होनी चाहिए। तो हमें कोशिश करनी होगी कि हम मॉर्निंग शिफ्ट में ही क्लासेस करें। नवीन प्रकरण शिक्षकों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाया जाए। नवीन प्रकरण अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो न्यू एपिसोड हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो नए टॉपिक हैं, नए जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं एक सब्जेक्ट में कोई टॉपिक, तो उसको टीचर जो है वो 1-to-1 पढ़ाए। इसको हम बच्चों के अपने नॉलेज पर और खेल खेल में इस पर नहीं छोड़ सकते। और अगर हम उनको खेल खेल में पढ़ा भी रहे हैं तो टीचर का इंटरेक्शन बच्चे के साथ 1-to-1 होना चाहिए अगर कोई नया टॉपिक बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस हो रहा है तो। थर्ड, लाइब्रेरी की पुस्तकों के अध्ययन को इनकरेज करना चाहिए। बच्चे ज्यादा से ज्यादा लाइब्रेरी जाए, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़े, रेफरेंस ले। शिक्षकों और बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ध्यान टीचर्स की ट्रेनिंग पर, नए नए चीजें, नए नए मेथड, प्रोसीजर टीचर सीखते रहें और बच्चे उससे लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं इन पर ध्यान दें।
म्यूजिक, लैंग्वेज, मैथ्स, हिस्ट्री और आर्ट एंड क्राफ्ट को कक्षा शिक्षण विधि द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, यानी क्लासरूम टीचिंग के थ्रू। आर्ट और ये सब के लिए आप उनको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते कि जाओ खेल खेल में पढ़ो, नहीं, क्लासरूम टीचिंग होनी चाहिए, 1 to 1 टीचर का इंटरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है, हमारे एजुकेशन या नॉलेज का बेस होता है ये। सामाजिक क्रियाओं पर यानी सोशल गैदरिंग, सोशल वर्क, सोशल एक्टिविटी पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अब आता है हमारा 9th शॉर्ट नोट जो है वो है गृह कार्य का स्तरीकरण, ग्रेडेशन ऑफ असाइनमेंट। असाइनमेंट जो होता है उसको ग्रेडिंग करना, ग्रेड देना। गृह कार्य को दो कर्मों में प्रस्तुत किया जा क्रम है ये, है ना, क्रम यानी सीरीज कह सकते हैं, स्टेप कह सकते हैं। दो क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। पहला है तार्किक या लॉजिकल और दूसरा मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकल। शिक्षक को चाहिए कि वह पहले गृह कार्य को एक लॉजिकल सीरीज में प्रस्तुत करे और फिर उसका स्तरीकरण यानी ग्रेडेशन, अपग्रेड करना आगे की ओर, है ना, लेवलिंग करना कि क्या पहले पढ़ाना है, क्या बाद में पढ़ाना है, कौन सा क्वेश्चन पहले पूछना है, कौन सा बाद में करना है, इसको ग्रेडेशन कहा जाता है। तो उसका ग्रेडेशन बालकों की मानसिक योग्यता यानी बच्चे का मेंटल एबिलिटी क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है और उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। दूसरे शब्दों में होमवर्क या असाइनमेंट का ग्रेडेशन लॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों क्रम के आधार पर होना चाहिए। लॉजिकल हो कि हाँ इसको कराने से कोई फायदा हो रहा है या नहीं, क्या फायदा होगा, क्या नहीं होगा, क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये होता है लॉजिकल। और साइकोलॉजिकल यानी उनके दिमाग पर क्या असर हो रहा है, बच्चे कितना इंटरेस्ट लेंगे। तो लॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों होना चाहिए। इस संबंध में यह बात ध्यान देने की है कि असाइनमेंट को स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करने के लिए कुछ शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना बहुत जरूरी। शिक्षण सूत्र आप कह सकते हैं, टीचिंग एड कह ले या थ्योरम कह ले या फॉर्मूला कह ले या जो भी कह ले, बहुत जरूरी है। जिन शिक्षण सूत्रों की इस संबंध में सहायता ली जा सकती है वो ये है, सूत्र यानी थ्योरी कह ले या फिर आप उसको फॉर्मूला कह सकते हैं। क्या फॉर्मूला हो सकता है? सबसे पहला है फ्रॉम नोन टू अननोन। हमने पहले भी पढ़ा कि जो पहले से उनको ज्ञात है उस बारे में डिस्कस करते हुए धीरे धीरे अज्ञात की तरफ बढ़ेंगे, ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर यानी कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर। पहले जो पता है उसको डिस्कस करते हुए या पहले जो नॉर्मल चीजें हैं उससे जो मूर्त जो दिख रही हैं वहां से अमूर्त की ओर यानी जो अननोन है उसकी तरफ। थर्ड, सरल से कठिन की ओर यानी पहले सिंपल और उसके बाद धीरे धीरे करके कॉम्प्लिकेटेड की ओर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शॉर्ट नोट आता है शिक्षा और शिक्षण यानी डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन और टीचिंग, इन दोनों में अंतर। ठीक है, पहला दिया है पॉइंट जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है। एस मैकेंजी के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। हम हमेशा जिंदगी भर कभी ना कभी किसी न किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, हर चीज से जिंदगी भर सीखते रहते हैं। शिक्षा का कोई अंत नहीं होता और हमेशा यही सीखते रहने की वजह से ही हमारे अनुभव में दिन पर दिन वृद्धि होती जाती है। शिक्षण विधि या टीचिंग वह है जिसके द्वारा शिक्षा के प्रोसेस को यानी टीचिंग प्रोसेस को प्रभावशाली बनाया जाता है। शिक्षण विधि यानी टीचिंग प्रोसेस क्या है? टीचिंग प्रोसेस के थ्रू शिक्षा को यानी एजुकेशन को इम्पैक्टफुल यानी प्रभावशाली हम बनाते हैं, उसको हम कहते हैं टीचिंग प्रक्रिया। ठीक है, बालक, शिक्षक और समाज अथवा पाठ्यक्रम के शिक्षण जो है, शिक्षण यानी एजुकेशन जो है वो बालक यानी बच्चा, शिक्षक यानी टीचर और समाज के बीच का एक आप कह सकते हैं ब्रिज है, तीनों के बीच का, तीनों से मिलकर
जो है वो समाज बनता है और यही शिक्षण के थ्रू ही एक बच्चा जो है वो एक अच्छा नागरिक बनकर समाज में रहता है। ठीक है, सेंटेंसेस बहुत कुछ इधर उधर गड़बड़ दिए होते हैं, सेंस समझिए जो मैं आपको बता रही हूँ वो, जिसकी सहायता से बालक अपनी समस्त शक्तियों का विकास करता है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया जाने अथवा अनजाने दोनों ही रूप में चलती है। जाने यानी ज्ञान 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 में, यानी आपको ज्ञान है कि हम शिक्षा ले रहे हैं, जैसे स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं तो आप शिक्षा ले रहे हैं, ये आपको मालूम है कि हम शिक्षा लेने जा रहे हैं। लेकिन अज्ञान में किसी भी चीज को देखकर कुछ सीखा हमने, खेल से सीखा, पिक्चर से सीखा, गाने को देखकर सुनकर सीखा, किसी को लड़ते देखकर कुछ सीखा, किसी को किसी की हेल्प करते देखकर कुछ सीखा, इनसे भी तो सीख रहे हैं। तो ये औपचारिक और अनौपचारिक यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होती है, जाने अनजाने दोनों रूप में चलती है। ठीक है, इनफॉर्मल शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण पद्धतियां आदि सभी पक्षों पर विचार किया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल शिक्षा जिसे हम बाहर से लेते हैं, स्कूल कॉलेज के अलावा जो बाहर से लेते हैं, उस शिक्षा का परिणाम निश्चित होता है तथा अनौपचारिक के अनिश्चित शिक्षण के अनौपचारिक के अनिश्चित शिक्षण केवल जानबूझकर औपचारिक ढंग से किया जाए। मीन्स आप समझ सकते हैं इसमें कि जो औपचारिक यानी फॉर्मल शिक्षा होती है, जो स्कूल कॉलेजेस में हम लेते हैं, उसमें निश्चित एक रिजल्ट होता है। अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल जो हम बाहर से कुछ सीखते हैं, उसका कोई निश्चित जो गोल वो नहीं होता और इसका कोई टाइम लिमिट भी नहीं होता, यानी ये एक औपचारिक ढंग से एकदम फॉर्मल उसमें की जाती है। शिक्षण करते समय यानी टीचिंग करते समय शिक्षक के सामने कोई ना कोई टारगेट होता है, उद्देश्य या गोल होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि टीचर उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो उसकी टीचिंग को सफल माना जाता है। उद्देश्य को प्राप्त करना यानी बच्चा पास हो गया, उसने चीजें सीख ली, तो वो उसका टीचिंग जो है वो सफल हो गया। अदरवाइज असफल प्रशिक्षण के द्वारा बालकों को केवल पाठ्यक्रम से परिचित कराया जाता है। असफल टीचिंग क्या होती है? आप गए, आपने बुक खोला, बुक रीडिंग किया, कराया और जो दिमाग में आया वो समझाकर चले गए। बच्चे ने सीखा नहीं सीखा कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है, इसका मतलब कि आपकी टीचिंग वहां पर 100% फेल्ड है। शिक्षण अनौपचारिक रूप से किया जाता है अतः इसके परिणाम भी निश्चित होते हैं। अनौपचारिक इनफॉर्मल, खेल खेल में सिखा दिया, कुछ चीजों के थ्रू कुछ सिखा दिया, ये अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है, लेकिन इसके परिणाम भी निश्चित होते हैं। बच्चे ने सीखा उससे कुछ, आप क्लासरूम में जो सिखा रहे सिर्फ उसी से नहीं सीख रहा है बच्चा, आप बाहर घूमते फिरते कुछ चीजों को दिखाकर भी बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं जिससे बच्चा सीखता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आते, अब यहाँ पर आ गया है मेथड ऑफ टीचिंग टॉपिक, शिक्षण विधियां। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है पाठ योजना, लेसन प्लान जिसे हम कहते हैं, इसे आप क्या समझते हैं? लेसन प्लान के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। What is the meaning of lesson plan? Describe various approaches of lesson planning. Okay? संपूर्ण टीचिंग की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए लेसन प्लान का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेसन प्लान का जन्म शिक्षक एक कक्षा में जाने से पहले, लेसन प्लान का जन्म शिक्षक के, जन्म मीन्स लेसन प्लान बनाना है ना, बर्थ का मतलब नहीं है यहाँ से। लेसन प्लान लिखना एक टीचर के लिए उतना ही जरूरी है जितना कहते हैं इंसान के लिए सांस लेना जरूरी है। और ये कहा जाता है, और ये है सिस्टम कि आप एक क्लास में जाने से पहले उस क्लास में उस दिन, उस वीक या उस महीने में आप क्या करेंगे, वो पूरा का पूरा लेसन प्लान आपके पास होना पहले से बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें अध्यापक क्लास में अपने टीचिंग के काम को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शुरू कर सके। अगर आपके पास सब कुछ ऑलरेडी बना हुआ है, प्री प्लान्ड है, तो आप क्लास में जाकर एक अच्छी टीचिंग से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इससे टीचर को अपने सब्जेक्ट से संबंधित
कक्षा में आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका पहले से ही पता चल जाता है। जब आप किसी लेसन प्लान बनाते हैं ना, तो आपको एक-एक चीज़ पहले से पता हो जाती है कि इस लेसन को पढ़ाने में आपको क्या प्रॉब्लम्स आएँगी, क्या बच्चा इसको अच्छे से सीख जाएगा या आपको बहुत सारे हर्डल्स आएँगे बीच में, बच्चा कैसे क्वेश्चन कर सकता है, क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या-क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, सब कुछ आपको पहले से पता होगा और आप पढ़ाते समय आने वाले सभी प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। इस प्रकार शिक्षण कार्य के दौरान विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए जो भी क्वेश्चंस हैं, उसका उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा, उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी है, जो भी है, उसको पूरी करना बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है। लेसन प्लान टीचर के लिए उतना ही आवश्यक है, तो हमारे लिए लेसन प्लान का अर्थ समझना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इतना ही अगर महत्वपूर्ण है लेसन प्लान, तो सबसे पहले समझेंगे कि लेसन प्लान है क्या, मीनिंग ऑफ लेसन प्लान। ठीक है? लेसन प्लान विषय वस्तु यानी जो भी सब्जेक्ट है, उसकी एक छोटे यूनिट को कहते हैं, छोटी इकाई, छोटी यूनिट, जिसे टीचर किसी निश्चित समय में पढ़ाता है। ठीक है? अतः लेसन प्लान का तात्पर्य उन सभी बातों का विस्तार पूर्वक, एकदम एलैबोरेटेड, एकदम डिस्क्रिप्टिव वितरण से है, यानी कि छोटी-छोटी चीज़ें आप लिख रहे हैं, कैसे पढ़ाएँगे, क्या टीचिंग एड्स यूज़ करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, किस दिन कहाँ से कहाँ तक पढ़ाएँगे, क्या होमवर्क होगा, क्या क्लास वर्क होगा, किस तरह से रिवीजन लेंगे, कैसे टेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें आप उसको बाइफरकेट करते हैं, एक-एक चीज़ को लिखते हैं, वितरण करते हैं, है ना? कि इस टाइम पे ये करूँगा, इस टाइम पे ऐसा करूँगा। जिसे टीचर एक निश्चित अवधि के अंदर, एक ड्यूरेशन के अंदर पूरी कर लेता है। यह ड्यूरेशन भिन्न-भिन्न स्कूलों, कॉलेजों में कम या अधिक हो सकता है ना? आप जानते होंगे हर स्कूल में सपोज़ आप एक 10th के क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो आपको बोला जाएगा कि मार्च से लेकर आपको दिसंबर एंड तक इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद प्री बोर्ड्स होंगे, फिर फरवरी में बोर्ड्स होंगे। इस तरह से आपको एक सिलेबस, एक लेसन प्लानिंग आपको दे दी जाती है। हाँ, हर स्कूल में थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, सभी के एनुअल फंक्शन और टेस्ट का ये सारी चीज़ें, कभी कोई टीचर बीमार पड़ गई, कभी कुछ हो गया, तो इस हिसाब से आगे पीछे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिर भी सभी में लगभग एक जैसा जो भी है स्कूल्स में वो कंप्लीट होता है। इसलिए प्रत्येक अध्यापक को अपने स्कूल की अवधि के अनुसार, आपको अपने स्कूल में जो भी ड्यूरेशन दिया गया है, उसमें अपने लेसन प्लान का निर्माण करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहिए। लेसन प्लान के विषय में विभिन्न एजुकेशनिस्ट या विद्वानों ने अलग-अलग परिभाषाएं दी हैं, परंतु परिभाषाओं में यह निश्चित है कि लेसन प्लान तैयार करने की अवस्था में अध्यापक को टीचिंग से संबंधित विभिन्न क्रियाओं का नियोजन यानी मैनेजमेंट करना होता है। यानी लेसन प्लान जब आप बनाते हैं, तो उसमें पॉइंट टू पॉइंट एक-एक माइन्यूट चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। बहुत सारे एक्टिविटी, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, टेस्ट जो भी चीज़ें हैं, इन सभी को शामिल करके आपको लेसन प्लान बनाना होता है। डेविस के अनुसार क्लास में जाने से पहले टीचर को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि टीचर प्रगति के लिए या प्रोग्रेस के लिए, कि टीचर के प्रोग्रेस के लिए कोई बात इतनी बाधक नहीं है जितनी टीचिंग की इनकम्प्लीट तैयारी। समझ रहे हैं? यानी आप एक एज अ टीचर कितना प्रोग्रेस करते हैं, इसमें आपके लिए सबसे बड़ी बाधा क्या होगी? वो होगी आपकी इनकम्प्लीट तैयारी। वो टीचर प्रोग्रेस करते हैं जो प्री प्लान्ड होते हैं, जिनका लेसन प्लान बहुत पहले से तैयार होता है, शॉर्टेड होते हैं, पता होता है कि हमें आज क्या करना है। ओके? पेज नंबर 463, 462 का ही रिपीटेड पेज है। सारा कुछ जो है वो 462 का ही रिपीटेड है, तो इस पेज को हम छोड़ रहे हैं।
Lesson must be prepared priorly. There is nothing as fatal to teachers' progress as unpreparedness. ये एक उसी का इंग्लिश वो है वर्जन है जो मैं हमने पीछे पढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शब्दकोश के अनुसार यानी इंटरनेशनल जो एजुकेशनल डिक्शनरी है उसके अनुसार लेसन प्लान द्वारा स्टूडेंट्स के सामने प्रस्तुत किया जाना होता है। इट मीन्स कि लेसन प्लान के द्वारा बच्चों के सामने जो भी टॉपिक जो है उसको प्रस्तुत किया जाना होता है, जिन्हें इस क्रम में इस सीरीज में व्यवस्थित किया जाता है जिस क्रम में उन्हें अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया जाना है। यानी लेसन प्लान वो प्लानिंग है जिसमें हर चीज जो बच्चों के सामने पढ़ाना है उसकी वन टू वन यानी इस तरह से टॉपिक टू टॉपिक इस तरह की सीरीज बनाया जाता है या लिस्ट बनाया जाता है जैसा जैसा उनको क्लास में पढ़ाया जाना है। यानी जो जैसा जैसा जिस दिन पढ़ाया जाना है उसी का रिटन फॉर्म होता है लेसन प्लान। ठीक है, अब हम आते हैं वेरियस अप्रोचेस टू लेसन प्लानिंग, विभिन्न उपागम। लेसन प्लान को तैयार करने के लिए निम्न अप्रोचेस हैं। पहला, हर्बर्ट 5 स्टेप्स अप्रोच यानी हर्बर्ट का 5 स्टेप्स अप्रोच। सेकेंड, मैडिसन्स यूनिट अप्रोच, नॉट यूनाइट, इकाई अप्रोच, यूनिट अप्रोच। थर्ड है ब्लूम्स इवोल्यूशन अप्रोच। फोर्थ है RCEM अप्रोच। तो सबसे पहले हम लेंगे हार्वर्ड्स 5 स्टेप अप्रोच। जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री है ना, ये थे हार्वर्ड। उन्होंने शिक्षण के जो लेसन प्लान है उनको 5 स्टेप में बांटा है। इन्हीं 5 स्टेप्स को आधार बनाकर ही लेसन प्लान का निर्माण किया जाता है। यह जो अप्रोच है वो हार्वर्ड द्वारा सुझाया गया शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान यानी टीचिंग और जो भी लर्निंग है उसके दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले लेसन प्लान जो के लिए हार्वर्ड महोदय ने जो 5 स्टेप निर्धारित किए। सबसे पहला क्या है, वो है स्टेटमेंट ऑफ एम्स यानी उद्देश्य कथन। सबसे पहला है एम, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका एम पता करना। दूसरा है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, किस तरह से उसको प्रस्तुत करेंगे, किस तरह से बिगिनिंग से यानी नोन से अननोन की तरफ जाएंगे, किस तरह सिंपल से हार्ड की तरफ जाएंगे, किस तरह से कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे, वो प्रेजेंटेशन। थर्ड है स्पष्टीकरण, बताना कि क्या सही है क्या गलत है, जो मैंने पढ़ाया है उसके लिए हम अब एग्जाम्पल्स देंगे, स्पष्टीकरण देंगे। नेक्स्ट होगा जनरलाइजेशन, सामान्यकरण, जनरल बनाना उसको। हाँ, और लास्ट है प्रयोग, या इसको आप कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, इसमें एप्लीकेशन कह सकते हैं, यानी जो कुछ भी हमने सीखा उसको अप्लाई करना। तो सबसे पहले आते हैं हम उद्देश्य कथन या स्टेटमेंट ऑफ एम्स। हार्वर्ड के द्वारा निर्धारित किए गए इस स्टेप को प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन भी हम कह सकते हैं, उसकी इंट्रोडक्शन की तैयारी भी कहा जाता है। इस स्टेप में जो स्टेटमेंट ऑफ एम्स है उसकी प्रस्तावना से आरंभ किया जाता है, यानी बिगिनिंग करते हैं हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू या कुछ सेंटेंसेस के थ्रू या कुछ कहानी के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू। इस स्टेप में स्टूडेंट्स को के पूर्व ज्ञान को यानी पहले से उनको क्या पता है उसको जांचने के लिए कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं, जिससे उनमें नए ज्ञान को यानी जो चीज नहीं पता है उसको सीखने के लिए उत्सुकता या क्यूरियोसिटी पैदा हो। या फिर हम यह कह सकते हैं कि इस स्टेप के अंतर्गत स्टूडेंट्स के अनुभवों की यानी उनको क्या अनुभव है इस टॉपिक को लेकर उसकी जांच करते हुए उन्हें उससे कठिन वाले ज्ञान को यानी जिसके बारे में उन्हें पता नहीं होता उस ज्ञान को जानने के लिए या सीखने के लिए उनको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेशन। हार्वर्ड ने इस जो स्टेप में निर्धारित किए गए लेसन प्लान के इस दूसरे स्टेप में टीचर द्वारा नई विषय सामग्री यानी कि जो चीज बच्चे को नहीं पता है, नई विषय सामग्री
विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करके, यानी जो अब हम नई चीज उस टॉपिक के लिए पढ़ाने जा रहे हैं उसको प्रस्तुत करते करके बच्चों के सहयोग से, स्टूडेंट्स के सहयोग से मूल पाठ यानी जो हमको पढ़ाना है, वाकई में जिस उस टॉपिक में जो पढ़ाना है उसका विकास किया जाता है। यानी हम अब नोन से अननोन की तरह इसमें बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्पष्टीकरण। इस पद में इसको तुलना और संबंध का स्टेप भी कहते हैं, यानी तुलना करना, कंपैरिजन करना, जो चीज पहले पता है, जो चीज अभी बताई गई है उसकी तुलना, उसको कंपेयर करना, या उस जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ चीजें बताकर दोनों में तुलनाएं करना, या दोनों के बीच में क्या भेद है वो बताना। ठीक है, उसका तुलना और संबंध का स्टेप भी कहते हैं। क्या रिलेशन है किसी भी चीज को, दो टॉपिक को समझने के लिए दो स्टेप अगर आप हमेशा अपनाएंगे तो बच्चों को अपने टॉपिक को समझाने में बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। पहला होगा दोनों की तुलना और दूसरा दोनों के बीच का संबंध। ये दो चीज जब आप किसी बच्चे को दो टॉपिक के बारे में समझा देते हैं, या नोन और अननोन के बीच में तुलना और नोन और अननोन के बीच में संबंध। ठीक है, नेक्स्ट है समन्वयीकरण यानी जनरलाइजेशन। इसमें लेसन प्लान का ये 4th स्टेप है। इस स्टेप को समझने के बाद कुछ न कुछ निष्कर्ष अवश्य निकाला जाता है। इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर ही कुछ सामान्य नियम बनाए जाते हैं, जिसे आप कहेंगे अगर कोई आप चीज समझा रहे हैं और लास्ट में जाकर कुछ एक फॉर्मूला जैसा बन रहा है, या कोई ऐसी चीज समझ में आ रही है जो कि उस पूरे के पूरे टॉपिक को ही एक्सप्लेन करने में सक्षम होगी, तो उसको कहा जाता है जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण। यानी कुछ नियम बनाया गया है, इस नियम को याद रखेंगे या इस फॉर्मूला को याद रखेंगे या ये पॉइंट को याद रखेंगे तो आपको सब कुछ आगे का आप एक्सप्लेन कर लेंगे। इसको कहते हैं जनरलाइजेशन। आप अननोन से नोन की ओर बढ़े, आप कम जो चीजें हैं यानी कि हल्की चीजों से आप कठिन चीजों की ओर बढ़े, तो आप कठिन चीजें समझाने के बाद आप बच्चों को एकदम से तो नहीं छोड़ सकते, आपको वहां पर जाके उसको जनरलाइज करना पड़ेगा, सामान्य करना पड़ेगा। कुछ चीज ऐसी बतानी पड़ेगी आपको ताकि बच्चा जो एकदम नोन से अननोन की तरफ, एकदम सिंपल से हार्ड की तरफ आया है, वो उसको याद रहे, समझ में आए वो उसको, ठीक है, जिसको वो यूज कर सके। और उसके बाद 5th होता है प्रयोग या एप्लीकेशन, उसका यूज करना। लेसन प्लान का ये लास्ट स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्टेप में स्टूडेंट्स को प्रदान किए गए ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए, यानी कि जो पढ़ाया वो बच्चों को याद रहे, समझ में आ चुका हो, अपने डे टू डे लाइफ में उसको याद रख सकें, यूज कर सकें, इसको स्थायी बनाने का, उस नॉलेज को हमेशा के लिए दिमाग में एक कह सकते हैं स्टैम्प लाइक बनाने का अवसर प्रदान किया जाता है। लेसन प्लान की रूपरेखा का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि इस तरह से बच्चा फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट होकर लास्ट स्टेप तक आते आते जो है वो अच्छी तरह से समझ सके, और इस तरह से यह लेसन प्लान जो है वो यूज किया जाता है। नीचे जो दिया गया है उस रूपरेखा का प्रयोग करके छात्र अध्यापक पाठ योजना तैयार करते हैं। अध्यापक जो है वो बच्चे और अध्यापक दोनों मिलके लेसन प्लान जो है वो तैयार करते हैं, यानी दोनों के अकॉर्डिंग होता है। सबसे पहला है क्लास, सब्जेक्ट और टॉपिक, है ना, कौन सी क्लास का है, कौन सा सब्जेक्ट है और किस टॉपिक पर है। सेकेंड है जनरल ऑब्जेक्टिव्स, यानी उद्देश्य क्या है उस टॉपिक को पढ़ाने का। थर्ड है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, यानी कम चीजें तो पता है, उससे हमको हार्ड की तरफ जाना है, तो वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कहलाता है। नेक्स्ट है मटेरियल एड्स, यानी जो भी चीजें सहायक सामग्री उस टॉपिक को पढ़ाने में यूज होती है। देन प्रस्तावना, यानी जो इंट्रोडक्शन है उसका समय, पाठ के मध्य में यानी बीच में क्या पढ़ाना है, और पुनरावृत्ति के दौरान, यानी कि जो टीचिंग सामग्री है उस या जो भी है वो प्रस्तावना के समय क्या यूज करना है, पाठ के बीच में क्या यूज करना है, और रिविजन के समय क्या यूज करना है। अब नेक्स्ट हम आते हैं
मेरिट्स ऑफ हर्बन अप्रोच, यानी इन्होंने जो चीजें दी है, हिंदी में कुछ और दिया हुआ होगा, देखिएगा, इंग्लिश वाले को अब देखिएगा। मेरिट्स पढ़ना है। सबसे पहले इस स्टेप में या इस उपागम में शिक्षक की सक्रियता अधिक होती है, टीचर्स को ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, यानी बहुत सारी चीजों की तैयारी करनी पड़ती है। दूसरा, इसका प्रयोग सभी विषयों में होता है, सारे ही सब्जेक्ट को इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग लेकर जाना होता है। थर्ड, यह मनोविज्ञान सिद्धांतों पर यानी साइकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उस पर आधारित है ये। फोर्थ, इसका स्वरूप व्यवस्थित है, बहुत अरेंज्ड है और नियंत्रित है, यानी कि उस पर हमारा नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। यह पूर्व अर्जित ज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है, यानी कि जो पहले से बच्चे को जो ज्ञान है उससे उसको जो चीजें नहीं पता उसकी तरफ लेकर जाना। एकदम से जो चीजें नहीं पता है उसको स्टार्ट करने से बच्चा कुछ नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही प्लान्ड प्रोसीजर है और बहुत ही एप्लीकेबल भी है और अच्छा इसके रिजल्ट्स भी हैं। अब हम आते हैं इसके डीमेरिट्स पर। हर्बेशन अप्रोच के डीमेरिट्स क्या हैं? इस उपागम में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे सबको सब कुछ पता हो। शुरुआत में जो चीजें आप पूछ रहे हैं हो सकता है बच्चों को उसमें मजा ही ना आ रहा हो, इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। सेकेंड, इस स्टेप में केवल प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन पर अधिक बल दिया जाता है। किस तरह से टीचर किन किन टीचिंग एड्स के थ्रू शुरुआत से लास्ट तक उसको प्रेजेंट करेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड, इसमें ज्ञानात्मक पक्ष का शिक्षण ही संभव है, यानी थ्योरेटिकल चीजें ही इससे बताई जा सकती है। कुछ ऐसी चीजें जो ऑलरेडी बच्चों को पता हो वही बताई जा सकती हैं। अननोन चीजें जो बिल्कुल न्यू है उन चीजों के बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। फिर है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। पहला, इसमें टीचर आत्मविश्वास यानी उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है टीचर में, क्योंकि वो प्री प्लान्ड होता है, इसलिए उसको वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली क्लास में जाता है। सेकेंड, टीचर में क्रमबद्ध कार्य करने की आदत का विकास होता है। क्रमबद्ध यानी बिल्कुल प्लानिंग के साथ स्टेप टू स्टेप काम करने का इसकी जो आदत होती है उसका विकास होता है। लेसन प्लान में पर्सनल विभिन्नताओं का प्रयोग संभव है, यानी आप किस तरह से पढ़ाते हैं, हर टीचर के पढ़ाने का ढंग अलग होता है। एक टीचर उसी टॉपिक को एक तरीके से पढ़ाती है, दूसरी टीचर उसी टॉपिक को दूसरे तरीके से पढ़ाती है, तो इसमें सभी को अपना अपना जो हुनर है वो दिखाने का और जो विभिन्नताएं हैं उसको दिखाने का मौका मिलता है। रुचिकर यानी कि इंटरेस्टिंग शिक्षण के लिए, इंटरेस्टिंग टीचिंग के लिए लेसन प्लान बहुत सहायक होती हैं। नेक्स्ट, लेसन प्लान द्वारा अध्यापकों में विस्मृति मतलब भूल जाना, ठीक है, क्या पढ़ाना था, क्या पढ़ाए थे, भूल गए, है ना। तो एक क्लास में पढ़ाए थे तब अच्छी तरह से गए थे, रट्टा मार के दूसरी क्लास में गए तो भूल गए। लेसन प्लान प्रॉपर रहेगा तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि लेसन प्लान बनाते समय आपने एक एक पॉइंट को अच्छे से अपने दिमाग में बैठाया हुआ होता है। और नेक्स्ट है, किसी भी विषय के शिक्षण के लिए व्यापक उद्देश्यों को परिभाषित करने में लेसन प्लान सहायक सिद्ध होता है, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो उसको एलाबोरेटेड वे में यानी बिल्कुल वास्ट उसको अगर पढ़ाना है तो उसमें लेसन प्लान बहुत अधिक सहायक सिद्ध होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।